नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर। अर्थात हमारी चर्चा का विषय है कि अगर कोई विद्यार्थी बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, अर्थात कोई व्यक्ति किस उम्र तक इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, उसकी फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है और सिलेबस क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में और हम समझेंगे कि इसकी फॉर्म कब आती है और आपको स्वयं को परीक्षा के लिए तैयार कैसे करना है। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हो तो पहले उस परीक्षा के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। अन्यथा ये तो वही बात हो जाएगी कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, यानी तुक्का वाली लाइफ। ये सही बात नहीं होती है। तो आइए हम पूरे बातों को समझते हैं। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है और बिहार की युवाओं में डबल स्टार का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब हर युवा चाहता है कि उसके शरीर पर खाकी वर्दी हो और कंधे पर डबल स्टार हो। ये उसकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाता है और समाज में उसकी स्थिति को भी दूसरों की तुलना में बेहतर बना देता है। तो देखते हैं कि इस परीक्षा का पूरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पात्रता मापदंड के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता के बारे में। फिजिकल जो कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी अगर कोई विद्यार्थी बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बहुत सिंपल है साथियों, ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी क्या कह रहा है, अगर वो ग्रेजुएट है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किया हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या तो वो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता। बस शर्त यह है कि उसे ग्रेजुएट होना चाहिए और ये भी नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन होना चाहिए। सिंपल सा इतना रिक्वायरमेंट है कि उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, पास होना चाहिए, स्नातक की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। दूसरा आता है कि एज क्राइटेरिया क्या है, आयु सीमा क्या है। अगर जनरल कैटेगरी वालों की बात किया जाए, जिसे हम यूआर कहते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहते हैं, अनरिजर्व्ड कहते हैं, तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन अगर बाकी वर्गों की बात किया जाए तो उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। आप यहां पे देख सकते हो कि अगर जनरल कैटेगरी है तो मिनिमम एज 20 ईयर्स होगा। इवन कि अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिक ग्राउंड पे एक रिजर्व्ड कैटेगरी बनाया गया है, उसे भी मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम कितना होगा, तो मेल को 37 ईयर्स, चाहे वो जनरल कैटेगरी का मेल हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, मैक्सिमम एज 37 ईयर्स होना चाहिए। फीमेल है तो फीमेल को एज रिलैक्सेशन प्राप्त होती है और उसका जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल निर्धारित किया गया है। अगर हम बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें, अति पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो मिनिमम एज 20 ईयर्स, सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 20 ईयर्स निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर बीसी ईबीसी की बात किया जाए तो महिला की मैक्सिमम एज तो 40 ईयर्स है, लेकिन पुरुष का भी यहां 40 ईयर्स देखने को मिलता है। एससी एसटी की बात किया जाए तो मेल का जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स और फीमेल का भी मैक्सिमम एज 42 ईयर्स देखने को मिलता। तो अलग अलग कैटेगरी को कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिला है। ओबीसी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की आयु छूट मिली है, अनुसूचित जाति और जनजाति को 5 वर्ष, दिव्यांग 10 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक 5 वर्ष, 1 जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 1989 के बीच कश्मीर में निवास करने वाले उम्मीदवारों को
5 वर्ष का आयु सीमा में छूट दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो ये तो आपने देखा कि एज क्राइटेरिया क्या है। अब आता है कि राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए। क्या किसी दूसरे देश का भी नागरिक बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है? नहीं, केवल और केवल भारत का नागरिक शामिल हो सकता है। भारत में वो कहीं से भी आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजनशिप है, तो वो शामिल हो सकता है। मिनिमम मैक्सिमम अटेम्प्ट क्या है, कितनी बार कोई व्यक्ति परीक्षा दे सकता है? तो मिनिमम और मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं तय किया गया है, कोई भी स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, आयु सीमा के अधीन है। यानी कि जो आयु सीमा निर्धारित किया गया है, इस आयु सीमा के भीतर आप जितनी बार में क्वालिफाई कर लें, जितनी बार में अपने लिए एक वर्दी प्राप्त कर लें, कंधे पर स्टार प्राप्त कर लें, यह आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे विद्यार्थी 1 से 2 प्रयास में सफलता को सुनिश्चित कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को 3 से 4 प्रयास भी करना पड़ता है, कुछ को और अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। वो तो बात वही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जब तक वर्दी हासिल न कर लें, कंधे पर स्टार हासिल न कर लें, तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। तो कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, प्रयासों की संख्या, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। कार्य अनुभव, इसके लिए कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ, प्रासंगिक अनुभव लाभकारी हो सकता है, जैसे पहले से आप एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के अंतर्गत रहे हो, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एज सच इसमें कोई अनिवार्य जो वर्क एक्सपीरियंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी फिक्स नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जितना मर्जी चाहे उतना प्रयास दे सकता है, बस शर्त यह है कि वो निर्धारित आयु सीमा के भीतर ही शामिल परीक्षा में हो सकता है। तो ये तो आपने देखा कि एज क्राइटेरिया क्या है और योग्यता क्या होनी चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी योग्यता जो आती है, वो योग्यता आती है फिजिकल क्वालिफिकेशन, शारीरिक पात्रता क्या होना चाहिए। मेल के लिए शारीरिक पात्रता अलग है और फीमेल के लिए शारीरिक पात्रता अलग है। जैसे मेल की बात करते हैं, तो मेल का हाइट कितना होना चाहिए? हाइट को लेकर कहता है 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जिसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहते हैं, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट नॉट अवेलेबल, वेट की कोई बात नहीं करता है, केवल हाइट की बात करता है कि 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बाकी वो ट्रेनिंग सेंटर में तो खिला पिला के सरकार उसको उसका वेट और उसको हष्ट पुष्ट तो तैयार कर ही देगी। दूसरा आता है कि जब हम बात करते हैं एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के लिए हाइट कितना है? 160 सेंटीमीटर हाइट की बात किया गया। यहां भी वेट की कोई बात किया नहीं गया है। अगर बात करें कि चेस्ट क्या होना चाहिए, तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट है, अनएक्सपेंडेबल, यानी कि बिना फुलाए हुए, अपने लंग्स में बिना सांस भरे हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सांस खींच करके, है ना, जैसे आप जाओगे तो सांस खींचने के लिए बोला जाता है, पूरा सांस खींचोगे तो फिर कहता है 86 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड करके होना चाहिए, विथ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर मिनिमम, यानी 5 सेंटीमीटर तक आप छाती फुला सकते हो। ये बात है। वही एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड है और 84 एक्सपेंडेड देखने को मिलता है। अब बात आती है फीमेल के लिए, तो फीमेल की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर तय किया गया। कितना? 155 सेंटीमीटर तय किया गया। और फीमेल का जो वेट है वो 48 केजी निर्धारित किया गया, 48 केजी वेट निर्धारित किया गया। तो आप ये देख सकते हो कि मेल और फीमेल के लिए वेट और हाइट का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अब बात आती है कि आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा। क्या बाहर, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, भले ही वो किसी भी राज्य से संबंध रखता हो। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से कहीं का भी कोई निवासी भारत में बिहार दरोगा भर्ती की परीक्षा में शामिल हो सकता है। बट शर्त यह है कि अगर बिहार से बाहर का कोई विद्यार्थी शामिल होता है तो वो समान श्रेणी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, भले ही वो अपने राज्य में रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता हो, आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता हो, लेकिन बिहार में वो जनरल माना जाएगा, बिहार में उसको समान श्रेणी के अंतर्गत मानेंगे। दूसरा बात आता है
कि आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, शर्त क्या क्या है, तो शर्त है कि बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, यहां का उसको रेजिडेंट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो अपनी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख करना होगा। अगर मान लो अपनी आरक्षण श्रेणी को बताओगे ही नहीं तो आप जनरल में मान लिए जाओगे। इसलिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां पे जो कैटेगरी है उसे बड़ी सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही आप आरक्षण श्रेणी के दायरे में आते हो। एससी एसटी वर्ग को आरक्षण के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो एक तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए जिससे वो सत्यापित हो सके कि किस जाति से संबंध रखता है। दूसरा, डोमिसाइल चाहिए कि वो बिहार से आता है, क्योंकि डोमिसाइल के आधार पर ही उसको आरक्षण मिलेगा। शामिल तो कोई भी हो सकता, लेकिन आरक्षण केवल बिहार वालों को मिलेगा। यानी आरक्षण का जो लाभ है ये केवल बिहार वालों को, आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, केवल बिहार के निवासी को मिलेगा, बाहर वालों को नहीं मिलता है। केवल बिहार का निवासी ही आरक्षण का लाभ उठा सकता। लेकिन जब बात किया जाए कि फॉर्म कौन भर सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कौन करेगा, तो फॉर्म अप्लाई जो है भारतीय नागरिक कर सकता है। और भारतीय नागरिक का मतलब होता है कि भारत में वो कहीं से भी बिलोंग करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो भारतीय नागरिक है तो इस परीक्षा में शामिल वो हो सकता है। एससी एसटी, यहां पे आपने देखा ओबीसी है ना। नेक्स्ट आता है ओबीसी के लिए आरक्षण का शर्त क्या होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तब वैसी स्थिति में एक तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि जिससे सत्यापन हो सके कि आपकी जाति क्या है। दूसरा, डोमिसाइल, और साथ ही साथ ओबीसी में साथ साथ अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आप क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हो तब आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको आरक्षण का लाभ केवल तभी मिल सकता है जब आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हो। तो ये सब आरक्षण के लाभ की बातें हैं कि किसको आरक्षण मिलेगा और किसको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। परीक्षा में 3 स्टेजेज होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होती है, और तीसरा चरण जो होता है जिसको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत भाग दौड़ जैसी प्रावधान किया गया है, उसमें पास करना होगा। और तीनों परीक्षा के आधार पर, जिसमें प्रीलिम्स परीक्षा का मार्क मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता है, जब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है तो केवल मेंस परीक्षा और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का ध्यान रखा जाता। तो देखिए 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला चरण क्या आता है, पहला आता है प्रीलिम्स का चरण। पहला क्या है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, ये पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है, प्रारंभिक चरण है। लिखित मोड में परीक्षा आयोजित कराया जाता है। और प्रश्न कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। केवल आपको 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को ओएमआर सीट में कलर करना पड़ता है। प्रीलिम परीक्षा के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना है, यानी कि आपको कितने अंक होते हैं, 200 अंकों में 60 अंक लाने होंगे पास करने के लिए। लेकिन देखो, ये तो आयोग के द्वारा एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया गया, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट डिपेंड करता है वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है। और कट ऑफ भी तो शामिल होना चाहिए। जैसे देखो, आज जो प्रीलिम्स परीक्षा का उद्देश्य केवल क्या है, नॉन सीरियस कैंडिडेट को सिलेक्शन की प्रक्रिया से बाहर कर देना, गंभीर व्यक्तियों को ही मुख्य परीक्षा में शामिल करना, यही उद्देश्य है। इसीलिए यहां पे ओवरऑल मार्किंग देखा जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आप तुक्काबाजी पर भी बात नहीं चला सकते हो, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक होता है। सिविल सर्विस की परीक्षाओं में एलिमिनेशन टेक्निक भी काम करता है, लेकिन वनडे एग्जामिनेशन, दरोगा भर्ती जैसी परीक्षाओं में एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करता। यहां आपको टॉपिक की बेहतर ज्ञान होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, फैक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों का उत्तर दे सकने में सक्षम रहोगे। यानी इसके लिए आपको खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप देखिए, प्रश्नों की संख्या 100 होती है और हर का 2 अंक होता है,
एक प्रश्न का 2 अंक होता तो टोटल 200 अंकों की परीक्षा होती है, 2 घंटे में परीक्षा होती। और जो सिलेबस है वो सिलेबस है एक तो जनरल नॉलेज और दूसरा वर्तमान मुद्दे। यानी कि अगर मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूं, प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूं कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, सिलेबस का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। बिना सिलेबस का यूं समझ लीजिए कि आप कुछ जाने बिना ही किसी को नियंत्रित करना चाह रहे हो, है ना। जैसे जब पत्नी भी विवाह के बाद आती है तो 1 साल तक पति को समझती है और फिर पति को नियंत्रण करना शुरू करती है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, तो यहां सिलेबस को मैं 2 चरणों में बांट देता हूं। 2 चरणों में नहीं, मैं इसको 3 चरणों में बांटूंगा। एक जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य अध्ययन, यानी कि जीएस जनरल स्टडीज कहते हैं। दूसरा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। और तीसरा है करंट अफेयर। यानी 3 चरणों में आप इसे बांट सकते हो। सबसे पहले आप समान अध्ययन की बात करो तो समान अध्ययन में आपको क्या क्या तैयार करना होगा। समान अध्ययन में आपको पॉलिटी तैयार करना होगा, इंडियन पॉलिटी। ऐसा नहीं कि आप अमेरिकन की पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दो, आपको भारत की राज व्यवस्था तैयार करनी होगी। आपको हिस्ट्री तैयार करना होगा और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, यानी कि एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ना है। तीसरा जो है आपका वो है ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड। और जो फोर्थ है आपका वो है इकोनॉमी। तो ये 4 टॉपिक आपको समान अध्ययन के अंतर्गत तैयार करना है। समान विज्ञान के अंतर्गत आपको एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 आपको यहां तैयार करने हैं। और करंट अफेयर में आपको 1 साल में जो भी मामला चल रहा हो, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, अर्थव्यवस्था में कोई डेवलपमेंट आ रही हो, सरकार कोई योजना शुरू कर रहा हो, रक्षा, विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण, इन सभी को आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो और महीने में मैगजीन को फॉलो कर सकते हो, ताकि करंट को अच्छे से तैयार किया जा सके। ये लगभग 10 से 12 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है, यानी सिलेक्शन के लिए आपको महत्व रखता है। उसके बाद इसमें सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है, जिसको मैं इन टॉपिक से अलग मानूंगा, और वो है स्टैटिक। स्टैटिक जो ज्ञान है ये बहुत जरूरी है, जो ये बिल्कुल फैक्चुअल है। जैसे डांस हो गया, भारत में अलग अलग जो जिसको कहते हैं क्लासिकल डांस, क्षेत्रीय डांस, राज्य और राजधानियां, देश राजधानियां, देश और मुद्रा, प्रत्येक देश की संसद का नाम क्या है, विश्व में बड़ा छोटा, इस प्रकार के जो स्टैटिक जीके होते हैं ये दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो प्रीलिम्स की सिलेबस है और ये आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करना होगा। मेंस में करंट अफेयर का वेटेज नहीं होता है। तो हमने प्रीलिम्स को देखा कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, तो एक ही पेपर होता है जिसमें सामान्य ज्ञान और वर्तमान मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क निर्धारित है, लेकिन निगेटिव मार्क भी है। कितना निगेटिव मार्क है? 0.2 है। यानी प्रत्येक 5 गलत करने पर एक सही प्रश्न का भी उत्तर काट लिया जाएगा। इस प्रकार से निगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मेंस की परीक्षा क्या है। क्या मेंस की परीक्षा रिटन होती है? ये भी देखो, ये भी लिखित मोड में होती है, लेकिन बहुविकल्पीय है, एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। तो यहां भी आपको फायदा है, प्रीलिम्स में भी आपको बेनिफिट मिल रहा, मेंस में भी है। लिखित मोड में परीक्षा आयोजित होगा और इसमें एक नया पेपर ऐड किया गया, एक्स्ट्रा पेपर होता है समान हिंदी, जनरल हिंदी। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनरल हिंदी का पेपर है ये, इसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करना, अब बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी या बिहार का प्रत्येक विद्यार्थी अपने स्कूलों में हिंदी तो पढ़ाई होता है, व्याकरण तो पढ़ाई होता है, और हिंदी व्याकरण ही यहाँ पे पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द, शुद्धिकरण करें, अपोजिट शब्द,
इस प्रकार के समास, संधि, इस प्रकार के यहाँ टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर आप परीक्षा से 15 दिन पहले भी प्रैक्टिस कर लोगे, 2 4 5 सेट प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओगे, तो आप जनरल हिंदी को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा अंक नहीं लाना, केवल 30% अंक लाके आपको क्वालिफाई करना है बस, यानी पास करना है। मेरिट लिस्ट में समान हिंदी के अंक का जोड़ा नहीं जाता है। दूसरा, निगेटिव मार्किंग यहां भी लागू है 0.2। और अगर आप मेंस परीक्षा क्वालिफाई करोगे तब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। जनरली क्या होता है कि जितना सीट होता है उसका 6 गुना विद्यार्थी को बुलाया जाता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो ये तो मेंस की बात हुई। तो यानी कि मेंस के आप देखोगे पैटर्न को तो आप देख सकते हो कि एक तो जनरल हिंदी है, लेकिन जनरल हिंदी क्या है, ये तो केवल और केवल क्वालिफाइंग है। मेरिट लिस्ट में तो इसका मार्क ऐड होता नहीं है, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ये 100 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क का होगा, यानी 200 अंक होगा। 2 घंटे में परीक्षा होती है ना। उसके बाद आता है पेपर 2, यही इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। प्रीलिम्स का अंक मेरिट में ऐड नहीं होता, इसका मेरिट बनेगा। मेरिट में आधार लिया जाता है, मेरिट में आधार लिया जाता है। इसलिए मेंस में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा, मेंस में अच्छा परफॉर्म करना होगा। और यहाँ पे सिलेबस देखो तो जनरल स्टडीज है, जनरल साइंस भी पूछा गया है, सिविक पूछा गया है, इंडियन हिस्ट्री पूछा गया, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ और मेंटल एबिलिटी। यानी कि अभी जो मैंने आपको सिलेबस की चर्चा किया था, इस सिलेबस को देखोगे तो इसमें आपको मेंस परीक्षा में थोड़ा सा सिलेबस में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। तो मुख्य परीक्षा की जब बात करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो ये प्रीलिम्स से अलग इसमें सिलेबस क्या है देखो। अलग बस ये है कि ये वाला जो पार्ट, आप सीए वाला पार्ट देख रहे हो, ये यहां से हटा दो और सीए वाले पार्ट के स्थान पर आपको क्या ऐड करना होगा, तो यहां पे आपको मैथ ऐड करना होगा और मेंटल एबिलिटी ऐड करना होगा। और ये मैथ क्या पूछ रहा, तो मैथ का जो सिलेबस है वो अर्थमेटिक है, लेकिन अच्छा है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इतना भी आसान नहीं होता है कि आप आसानी से जाओ और बना दो, नहीं, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा। तो मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि इस टॉपिक को आप डेली, कम से कम डेली 1 आवर खर्च करो इस पे। ये प्रीलिम्स की तैयारी के समय से ही इस पे खर्च करना शुरू कर दो, ताकि ये आपकी तैयारी में बाधा ना बने। और बाकी समान अध्ययन और समान विज्ञान, ये तो आप प्रीलिम्स के समय से ही पूरी तरह से तैयार करते हो। तो इस सिलेबस को आपको मुख्य परीक्षा में पालन करना होगा। उसके बाद तीसरा जो स्तर होता है वो शारीरिक पात्रता परीक्षा, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें अगर आप पुरुष हो तो 6 मिनट 30 सेकेंड में 1 मील दौड़ आपको पूरा करना होगा। कितना? 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1 मील का दौड़ पूरा करना है। हाई जंप 4 फुट चाहिए, लॉन्ग जंप 12 फुट चाहिए, गोला फेंक 16 फीट के लिए 16 पाउंड चाहिए। लेकिन महिला हो तो इसमें आपको कमी देखने को मिलेगा। महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी पड़ती है, यानी कम दूरी तय करना है। लॉन्ग जंप, हाई जंप 3 फुट और लॉन्ग जंप 9 फुट और गोला फेंक भी 10 फीट के लिए 12 पाउंड है। तो आप देखो, पुरुषों को 16 फीट के लिए 16 पाउंड और महिला के लिए 10 फीट के लिए 12 पाउंड का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। हाई जंप में भी डिफरेंस है, पुरुषों को 4 फुट ऊंचा छलांग लगाना है, महिलाओं को 3 फुट ऊंची छलांग लगानी है। लॉन्ग जंप की बात करें तो पुरुष को 12 फुट जबकि महिला को 9 फुट ही कवर करना है। तो महिलाओं के लिए क्राइटेरिया में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये तो आपका हुआ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें आप पास करोगे और मेंस में पास करोगे, उसके बाद आपका क्या बनेगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में प्रारंभिक परीक्षा के अंक जोड़े नहीं जाते हैं, मुख्य परीक्षा के अंक उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंक और कट ऑफ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। जनरली पासिंग मार्क ये रखा गया है, बट मैंने क्या कहा, वो तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फाइनल कट ऑफ क्या जाता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्या
क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे भी होता रहता। तो ये पूरा था कि आपको 3 स्तर की परीक्षा होती है, लेकिन जब आप तीनों चरण पास कर जाओगे उसके बाद भर्ती करने से पहले, ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आई विजन टेस्ट होगा। आप प्राथमिक रंग पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो, आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ये सब चेक करेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं हो, नॉकिंग नीज मतलब घुटना सट रहा है, फ्लैट फुट, बैरिकोस बेन्स, फ्रैक्चर्ड लिम, ये तमाम सारा आपका मेडिकल टेस्ट होगा और तब जाकर के आपको ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। अब सवाल आता है कि सर इतना कुछ पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 3 चरण की परीक्षा पास करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन पास करेंगे, और क्यों करेंगे भाई? तो देखो, एक फायदा तो क्या है, शरीर पर खाकी रंग चढ़ेगा। खाकी रंग सबको नसीब नहीं होता, भाग्य वाले को, और केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाले को भी नसीब नहीं होता। जो मेहनत भी करता है और जिसको भाग्य भी सपोर्ट करती है उसको वर्दी मिलेगी। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता मेहनत का है। जो व्यक्ति खूब अपना खून पसीना जलाएगा उसी के कंधों पर, उसी के शरीर पर खाकी चढ़ेगी और कंधे पर सितारे लगेंगे, क्योंकि कंधे पर सितारा ये आपको खास बना देता है, आम से खास बना देता। और ऐसा नहीं कि केवल आम से खास बनाता, आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। बेसिक पे 35,400 है, लेकिन पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सिटी ट्रांसपोर्ट एड मिलेगा, मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा, राशन मनी अलाउंस मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, व्हीकल अलाउंस मिलेगा, और पूरे महीने में 49,772 से लेकर 54,212 रुपया सभी डिडक्शन वगैरह काट कूट करके आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इतना कम थोड़ी है। कंधे पर सितारे भी हैं, शरीर पर वर्दी भी है, और बैंक अकाउंट में बहुत बढ़िया पैसा भी है। ऐसी नौकरी तो हर बिहार का युवा चाहता है, और ये तभी मिल सकता है जब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा। तो ये था पूरा, हमने बात किया कि अगर आप दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुलाकात होगी क्लासेज के माध्यम से, हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।